नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत सेनापति आप सभी का मनोबल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण का एक कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, जिसके तहत दूसरा टॉपिक वर्ण विचार वर्णमाला को हम पढ़ रहे हैं। ये इस टॉपिक का सेकंड वीडियो है। यदि अभी तक आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो इसका पहला वीडियो को जरूर देख लीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या क्या होती है, स्वरों की परिभाषा क्या होती है, वहां तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम स्वरों के प्रकार से करते हैं। देखिए, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या श्वास के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद कितने होते हैं, भेद मतलब प्रकार कितने होते हैं, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं और जाति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, मैं जितने भी प्रकार लिखा हूं, स्पेशली जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं इन प्रकारों को अरेंज किया हूं। आपको किसी भी पुस्तक में इन सारे प्रकार एक साथ नहीं मिलेंगे। ये मैं बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाया हूं जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम से। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या श्वास के आधार पर स्वरों के कुल कितने प्रकार होते हैं। मैं ये 3 नाम इसलिए दिया हुआ हूं कि कभी आपको एग्जाम में पूछ ले कि मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार बताओ, या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार बताओ, या श्वास के आधार पर स्वरों के प्रकार बताओ, तो आप बता सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय या श्वास के आधार पर स्वरों के कुल 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण में स्वरों के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अच्छे से एक एक करके सारे स्वरों को देखते हैं। तो हमारा पहला स्वर है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का ही अर्थ होता है लघु स्वर, और लघु स्वर का ही अर्थ होता है छोटा स्वर, और छोटा स्वर का ही अर्थ होता है अल्प स्वर। ठीक है, अब इसको ह्रस्व क्यों बोलते हैं, लघु क्यों बोलते हैं, छोटा क्यों बोलते हैं, अल्प स्वर क्यों बोलते हैं, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक नाम देने से हमारा काम चल सकता था, लेकिन मैं आपको ह्रस्व के अलावा लघु भी क्यों लिख के दिया हुआ हूं, छोटा भी क्यों लिख के दिया हुआ हूं और अल्प भी क्यों लिख के दिया हुआ हूं, यह भी मैं आपको भी समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ और री। ठीक है, ये सभी लघु हैं। देखिए, ये सभी लघु हैं। इसका दीर्घ रूप क्या होता है, आ ना, ये है दीर्घ आ और ये है लघु आ। ये छोटा आ है और ये बड़ा आ है। ठीक है, दीर्घ ई, ये है दीर्घ ई और ये है लघु ई। ये है दीर्घ उ। ठीक है, ये दीर्घ उ है, और ये जो ऋषि का री है ये लघु री है। दीर्घ री इस प्रकार से होता है। ठीक है, दीर्घ री इस प्रकार से होता है जिसको हम संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी में दीर्घ री का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, ये जो स्वर हैं ये लघु है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर। और देखिए, अल्प स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये यदि एक है तो ये इसका आधा है। ठीक है, देखिए अ धन आ मिलके क्या बना, दीर्घ आ। तो यदि ये एक है तो ये इसका आधा है, इसलिए इसको अल्प स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको समझ में आ गया कि ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं, ह्रस्व स्वर इसको क्यों बोलते हैं, लघु स्वर क्यों बोलते हैं, छोटा स्वर क्यों बोलते हैं, ये चीज हम समझ लिए। हम ये भी समझ लिए कि इसको अल्प स्वर क्यों बोलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं इतना सारा नाम इसलिए दिया हूं कि कभी आपको एग्जाम में ह्रस्व स्वर लिख के ना आए, लघु स्वर लिख के आपको क्वेश्चन दे दें तो आप सॉल्व कर सकें। कभी आपको छोटा स्वर लिख के दे दें, कभी आपको अल्प स्वर लिख के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए
तो आप कभी कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, इसी कारण मैं उसका अलग अलग नाम यहां पर दे दिया हूं ताकि आप और भी अच्छे से समझ सकें। अब देखते हैं एक मात्रिक स्वर। ठीक है, इन स्वरों को एक मात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है इसको मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें एक मात्रा का समय लगता है। ये छोटे हैं ना, इसलिए इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इन स्वरों को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, चलो देखिए, इसकी संख्या होती है 4, इनकी संख्या होती है 4। ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, ये संकेत होता है इस प्रकार से। जब भी हमको मात्रा गिनने के लिए, इसके बाद मैं आपको ना मात्रा गिनना सिखाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि मात्रा जब हम एक मात्रा गिनते हैं तो इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं एक मात्रा के लिए, और दो मात्रा जब अपन गिनते हैं तो इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। इसको जब हम मात्रा गिनना सीखेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, इनकी उत्पत्ति दूसरों स्वरों से नहीं होती, ये याद रखना। ये मूल स्वर हैं। ठीक है, ये जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, अर्थात ये कौन से स्वर हैं, ये मूल स्वर हैं। मूल स्वरों का संधि विच्छेद नहीं होता। चलिए मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। चलिए, कि ये मूल स्वर क्यों हैं और इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से क्यों नहीं होती है, इनको भी मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए, मूल स्वर ये कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर ही मूल स्वर होता है। ठीक है, आ, ई, उ और री, ये मूल स्वर होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। मैं इनको मूल स्वर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या होती है 11। लेकिन मैं आपको यहां यह बता रहा हूं कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अर्थात बोलने का मतलब यह है कि ये जो 11 स्वर हैं वो इन्हीं 4 मूल स्वरों से मिलकर बने हैं। अब कैसे बने हैं उसको मैं आप लोगों को सामने प्रूफ करके दिखाता हूं। देखिए, ये आ प्लस आ, लघु आ प्लस लघु आ मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ आ। ठीक है, देखिए 4 स्वर है, एक और स्वर मिल गया अपने पास, 5वां स्वर हो गया। लघु ई प्लस लघु ई मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ ई। लघु उ प्लस लघु उ मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ उ। ठीक है, अपने पास 4 स्वर था, ये 5 हो गया, 6, 7, 7 स्वर अपने को मिल गए। अब 8वां कैसे बनेगा ये सिखाता हूं आपको। देखिए, आ प्लस ई मिलके बन जाता है ए। आप बोलिए ना, आ और ई को एक साथ बोलिए तो ए का उच्चारण आपको सुनाई देगा। ठीक है, ए की ध्वनि आपको सुनाई देगी, आई ना ए, ऐसे ए इसी इन दोनों से मिलकर बना है। आ धन ए, ये वाला ए से मिलकर क्या बनेगा, ए। ठीक है, आ और ए, आ और उ, ये वाला उ मिलकर क्या बना, ओ। ठीक है, और आ धन ये वाला ओ मिलकर क्या बना, ओ। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों? देखिए, ये 4 मूल स्वर होते हैं, मूल रूप से 4 ही स्वर होते हैं, मूल रूप से 4 स्वर होते हैं, और बाकी जो 11 स्वर हैं, इन्हीं 4 स्वरों को जब हम आपस में जोड़ते मिलाते हैं तब अन्य स्वरों का निर्माण होता है। जैसे मैं आपको दिखाया कि ये 4 मूल स्वर हैं, कि ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 11 स्वर इन्हीं 4 मूल स्वरों से मिलकर बने हैं। चलिए, और क्या चीज है समझाने लायक? देखिए, इनकी उत्पत्ति दूसरों स्वरों से नहीं होती। मैं आपको बताया बाकी जितने स्वर हैं उनकी उत्पत्ति किसी ना किसी दूसरे स्वरों से मिलकर हो रही है। ठीक है, लेकिन इनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से मिलकर नहीं होती। ठीक, और समझाता हूं, मूल स्वरों का संधि विच्छेद नहीं होता। देखिए, संधि विच्छेद उनका होता है दोस्तों जिनको तोड़ा जा सके। जैसे ये वाला आ, दीर्घ आ, इसका संधि विच्छेद हो सकता है। ठीक है, रुको मैं और आपको अच्छे से क्लियर समझा रहा हूं। जैसे ये आ है, ये है दीर्घ आ, इसका संधि विच्छेद हो सकता है, ये लघु आ और लघु आ के रूप में टूट सकता है। लेकिन जो लघु आ है, ये तो सबसे छोटी इकाई है ना, ये वर्ण, ये सबसे छोटी इकाई है, इसका अब खंड नहीं हो सकता।
ये लघु आ का खंड नहीं हो सकता। जो मूल स्वर है अ, ई, उ और री, इसका खंड नहीं हो सकता, इसीलिए इन स्वरों का संधि विच्छेद नहीं होता है, ये संधि स्वर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है, गुरु स्वर क्या होता है, बड़ा स्वर क्या होता है, द्विमात्रिक स्वर क्या होता है, ठीक है, और संधि स्वर क्या होता है। चलिए, पिछला स्वर हम देखे थे जो संधि स्वर नहीं था, ये स्वर जो है ये संधि स्वर है। चलिए, इसको दीर्घ स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लघु स्वर से बड़ा है। ठीक है, ये लघु स्वर से बड़ा है, इसीलिए इन स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ का ही अर्थ होता है गुरु, मतलब बड़ा, बड़ा का अर्थ भी बड़ा ही होता है। और इसको द्विमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं, ठीक है, देखिए, इसको द्विमात्रिक स्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण में, इनके उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, लघु स्वर की तुलना में इसमें दुगना समय लगता है, इसीलिए इन स्वरों को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, अब संधि स्वर क्यों कहा जाता है मैं बता रहा हूं। चलिए पहले अपन देख लेते हैं कि इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से हैं? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ। ठीक है, इनकी संख्या कुल 7 होती है। इनके उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताया ना, जब हम मात्रा गिनेंगे तो एक मात्रा के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और दो मात्रा के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए दो मात्रा का चिन्ह क्या होता है, ये एस टाइप का अपन लिखते हैं, ये होता है। इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। चलिए, इतना चीज अपने को समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इन स्वरों को हम संधि स्वर क्यों कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्वर संधि का जब हम विच्छेद करते हैं या स्वर संधि को जब हम बनाते हैं, इन्हीं 7 स्वरों से मिलकर स्वर संधि का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो, अ, ई, उ को मिलाएंगे तो दीर्घ स्वर संधि बन जाता है। ये ए और ओ से गुण स्वर संधि बन जाता है, और ए और औ से वृद्धि स्वर संधि बन जाता है। मतलब जो स्वर संधि है वो इन्हीं 7 स्वरों को आपस में मिलाने से, जोड़ने मरोड़ने से, आपस में मिलाने से, तोड़ने से मिलकर बनता है संधि। ठीक है, इसलिए इन स्वरों को संधि स्वर कहा जाता है। और मूल स्वरों का संधि विच्छेद नहीं होता। इन स्वरों का संधि विच्छेद इसलिए होता है क्योंकि इनका निर्माण एक से अधिक स्वरों से मिलकर हुआ होता है। अब एक से अधिक स्वरों से मिलकर हुआ है तो आपस में टूट सकता है, ये सभी टूट सकते हैं, लेकिन मूल स्वर टूट नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं किसी मूल स्वर या ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, हमने देखा, जैसे ये चीज हमने देखा भी, दीर्घ आ कैसे बनेगा, लघु आ प्लस लघु आ। दीर्घ ई कैसे बनेगा, लघु ई प्लस लघु ई। दीर्घ उ कैसे बनेगा, लघु उ प्लस लघु उ। उसी प्रकार ए कैसे बनेगा, ए कैसे बनेगा, ओ कैसे बनेगा, औ कैसे बनेगा, ये सभी हमने अभी अच्छे से देख लिया। इनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसको भी मैं बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, त्रिमात्रिक स्वर, उसी को बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, देखिए दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, हमको डेफिनेशन ऑलरेडी ये क्लियर हो जा रहा है कि देखिए, जो लघु स्वर है या जो ह्रस्व स्वर है, जो मूल स्वर है, उसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। ठीक है, और जो दीर्घ स्वर होता है उसमें दो मात्रा का स्वर समय लगता है, और लघु स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है, इसलिए उसको द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। और यहां लिखा हुआ है त्रिमात्रिक स्वर, तो हम ये समझ जाना चाहिए हमें कि इस स्वर में लघु स्वर की तुलना में तिगुना समय लगता है, इसीलिए इन स्वरों को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। चलिए और अच्छे से अपन देख लेते हैं, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में तिगुना समय लगता है, इस या 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। वे स्वर जिन्हें लंबे समय तक लगातार उच्चारित किया जा सके प्लुत स्वर कहलाता है। चलो मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आप रामायण देखे होंगे, जब रामायण में सीता मैया का हरण हो जाता है, जब रावण सीता मैया का किडनैप करके ले जाता है,
तो रामचंद्र जी जंगल जंगल भटकते रहते हैं, वो पुकारते रहते हैं सीता मैया को जोर जोर से, सीते सीते करके जोर जोर से पुकारते रहते हैं। तो दोस्तों, जब हमें पुकारना हो, जब हमें किसी का पुकार लगाना हो, तब हम कौन से स्वर का उपयोग करेंगे? प्लुत स्वर का प्रयोग करेंगे जब हमें पुकार लगाना हो। जैसे हम राम का लंबा पुकार लगाना हो, जब हमें मैया करके हमको लंबा लंबा हमको पुकार लगाना हो, जब हमें ओम करके लंबा पुकार लगाना हो, या हमें किसी भी शब्द का लंबा पुकार लगाना हो, तब हम वहां पर त्रिमात्रिक स्वर अर्थात प्लुत स्वर का वहां पर हम उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, हिंदी के 3 का अंक लगाया जाता है। ऐसे आप लोग देखे भी होंगे कि ओम कई जगह इस प्रकार से भी लिखे रहता है, ऐसे भी करके ओम लिखे रहता है, कई जगह देखे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर प्लुत स्वर का उपयोग हो रहा है। ठीक है, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, हम देख चुके हैं। चलिए, प्लुत स्वर का संस्कृत साहित्य में प्रमुख स्थान है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। सभी चीज अपन देख चुके हैं। ठीक है, ये सभी नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, आप प्रॉपर इसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, संस्कृत साहित्य में इसका प्रमुख स्थान है। इसका प्रयोग आधुनिक हिंदी साहित्य में नगण्य हो गया है, मतलब आजकल इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। यही कारण है कि आधुनिक हिंदी व्याकरण में इसका लोप पाया जाता है। लोप पाया जाता है मतलब होता है अभाव पाया जाता है, कमी पाया जाता है। एक प्रश्न है, यदि खाली कमरे में आप कुछ बोल रहे हैं और आपकी आवाज कंपन कर रही है, तो वो कौन से स्वर में गिना जाएगा? तो उत्तर है वो प्लुत स्वर में गिना जाएगा। और कुछ देख लेते हैं। फटाका फोड़ने के बाद कुछ देर तक आती हुई ध्वनि भी प्लुत स्वर होती है। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। कौन कौन से होते हैं? 7 दीर्घ के और 1 लघु आ। ठीक है, 7 ये 1 लघु आ और 7 दीर्घ के, जो 7 जो दीर्घ है प्लस 1 लघु आ, प्लुत स्वर की संख्या कुल 8 होती है। चलिए, अब हम देखते हैं संयुक्त स्वर। यहां दोस्तों, मैं जो जो आपको पढ़ा रहा हूं सभी से क्वेश्चन बनेगा। आपको इससे बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सभी चीज आपको बहुत ही डिटेल में समझाते चल रहा हूं। सभी चीज, सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं इन्हीं में से लगभग सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं संयुक्त स्वर, ये क्या होता है। देखिए, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से होता है, मतलब अलग अलग स्वरों के मेल से होता है, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। और क्या है, 2 असमान स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। अर्थात 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से जो स्वर का निर्माण होता है उसी को संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए, ये एक अलग स्वर है, ये एक अलग स्वर है। ठीक है, का निर्माण होकर एक नया स्वर बना, ये कहलाता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में ऐसा नहीं हो रहा था। दीर्घ स्वर में देखो, लघु आ मिलके दीर्घ आ बन रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लघु आ और लघु ई मिल रहा है, अलग अलग मिल रहे हैं तो ए बन रहा है। लघु आ और ए मिल रहे हैं तो ए बन रहा है। आ और उ मिल रहे हैं तो ओ बन रहा है, और लघु आ और ओ मिलके ओ बन रहा है। ठीक है, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, और आपको 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, एक ये देखो, चारों में से इन 4 को आपको, मतलब 4 ऑप्शन आपको जो देगा उनमें से 3 ऑप्शन गलत रहेगा और एक ऑप्शन इन चारों में से कोई होगा। ठीक है, तो आप पहचान सकोगे कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं ना, कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के कुल 2 भेद होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल भी छोड़िए मत, किसी भी पॉइंट को मत छोड़िए, सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के 2 भेद होते हैं। एक होता है मूल स्वर जिसका संधि नहीं बनता है, मैं आपको अभी बताया, और एक होता है संधि स्वर जिसका संधि बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसका टुकड़ा नहीं हो सकता, इसका टुकड़ा हो सकता है, ये टूट सकता है ना, इसीलिए इसका संधि बन सकता है। और संधि स्वर के भी 2 भाग हैं, एक है संयुक्त स्वर जिसको अभी हमने अभी देखा, जस्ट इससे पहले देखा, और दीर्घ स्वर। ठीक है, ये इसके 2 भाग होते हैं।
आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो आप बताना 2 भेद होते हैं, एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। देखिए, जब हम किसी बात को बोलते हैं तो मुख का सबसे क्रियाशील भाग होता है हमारा जीभ। ठीक है, ठीक है। देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे जीभ का सामने वाला भाग यदि क्रियाशील रहे, सामने वाला भाग, तो वो कौन सा स्वर गिना जाएगा? अग्र स्वर। ठीक है, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे जीभ का बीच वाला भाग क्रियाशील रहे तो मध्य स्वर, और जब हम बोलते हैं तो हमारे जीभ का पीछे वाला भाग यदि क्रियाशील रहे तो वो कहलाएगा पश्च स्वर। ठीक है, देखिए यह मैं पिक्चर में दिखा भी रहा हूं आप लोगों को। जीभ का सामने वाला भाग अग्र स्वर, मध्य स्वर, ठीक है, बीच वाला भाग मध्य स्वर और पीछे वाला भाग पश्च स्वर। ठीक है, चलिए देखते हैं अग्र स्वर में कौन कौन से होते हैं, स्वर होते हैं। देखिए, लघु ई, दीर्घ ई, ए और ऋषि का री। आप बोलिए ना, बोल के खुद देखिए। आप बोल के देखिए, ई बोलोगे तो आपके जीभ का सामने वाला भाग क्रियाशील रहेगा, मतलब सामने वाला भाग प्रभावित होगा। देखो बोलिए ई, तो इसको जीभ का सामने वाला भाग प्रभावित हो रहा है। री, ए, जीभ का सामने वाला भाग प्रभावित हो रहा है। ठीक है, इसको कौन अरेंजमेंट किया है? इसको जो हिंदी भाषा के जो भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी दृष्टिकोण से, अपने समझ के अनुसार इन स्वरों को आपस में बांटा है। ठीक है, मध्य स्वर क्या होते हैं? ये केवल एक ही होता है, आ। दोस्तों ये याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट बोलते जा रहा हूं उसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। मध्य स्वर, आप बोलो आ, यदि आप बोलोगे तो आपके जीभ का बीच वाला भाग क्रियाशील रहता है। ठीक है, और जब आप दीर्घ आ बोलोगे आ ना, तो आपके जीभ का जो पीछे वाला भाग है वो क्रियाशील रहता है। ऊ, दीर्घ ऊ बोलो, ऊ, ओ, आओ बोलोगे तो आपके जीभ का जो पीछे वाला भाग है वो क्रियाशील होगा। तो ये समझ गए ना दोस्तों, हम प्रैक्टिकली भी समझ गए कि जीभ का सामने वाला भाग, कौन कौन से स्वरों का उच्चारण करने से जीभ के सामने वाला भाग क्रियाशील रहता है या प्रभावित होता है। 3 स्वरों के उच्चारण करने से जीभ का मध्य वाला भाग क्रियाशील रहता है, और 3 स्वरों के उच्चारण करने से जीभ का पीछे वाला भाग क्रियाशील रहता है। इसको हमने देख लिया, साइंटिफिक तरीके से देख लिया। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं इसका याद करने का। देखिए देखिए दोस्तों, हम तो ये जान गए कि जो लघु आ होता है ये मध्य स्वर होता है, ये हमने पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? हम बोल के भी देखे, आ तो जीभ का बीच वाला भाग क्रियाशील रहता है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि जो लघु आ होता है वो मध्य स्वर में आता है, क्योंकि इसके उच्चारण करने से जीभ का बीच वाला भाग क्रियाशील होता है। ठीक है, तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप किसी प्रकार से अगर कंफ्यूज होते रहोगे तो आप क्या करना कि पहले लिख लेना अग्र स्वर, उसके बाद लिख लेना मध्य स्वर और उसके बाद पश्च स्वर लिख लेना। और हम ये जानते हैं कि जो लघु आ होता है वो मध्य स्वर में आता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी वर्ण में ऐसे 3 बन रहा है उन सभी वर्णों को आप पश्च स्वर में लिख लेना। जैसे ये देखिए, इसको ऐसे बना रहा हूं तो ये 3 बन जा रहा है, इसको बना रहा हूं तो यहाँ भी ये 3 बन जा रहा है, इसको बना रहा हूं यहाँ भी 3 बन जा रहा है, इसको बना रहा हूं यहाँ भी 3 बन जा रहा है, यहाँ भी 3 बन जा रहा है। तो जिन जिन स्वरों में या जिन जिन वर्णों में ऐसे 3 की आकृति आपको बनती हुई दिखाई दे, उन सभी को आप पश्च स्वर में ले लेना। और हम ये जानते हैं कि जो लघु स्वर होता है वो मध्य स्वर होता है, और शेष जितने स्वर बचे वो सभी सारे के सारे स्वर अग्र स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। और दोस्तों ये जो स्लाइड है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों। देखो पिछले बार का जो सम परीक्षा का पेपर हुआ था 2018 में, यहां से क्वेश्चन आया था। अमीन भर्ती परीक्षा 2017 में भी यहां से क्वेश्चन आया है। चलिए अब हम देखते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का भेद। ठीक है, ओष्ठ मतलब क्या होता है? होंठ ना, जो हमारे होंठ होते हैं, लिप्स जो होते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं तो हमारा होंठ गोल बनते हुए ऐसे दिखाई देता है ना। जैसे ऊ बोले, ओ बोले, तो आप बोलोगे ना तो आपका ऐसे लगेगा कि आपका होंठ गोल हो रहा है ना, गोल गोल आकृति में बन रहा है। तो उन स्वरों को वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, और जिन स्वरों के उच्चारण में गोल नहीं बनता उन्हें अवृत्ताकार स्वर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं।
पहला देखते हैं वृत्ताकार स्वर। देखिए देखिए, वृत्ताकार स्वर वृत्त धन आकार से मिलकर बना है। वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय होंठ मतलब लिप्स गोल नजर आती है उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसे वृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। आपको कभी एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि इनमें से वृत्तमुखी स्वर कौन सा होता है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिए। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं आप भी बोलते चलिए साथ साथ में, देख देख के तो दिख रहा होगा आप लोगों को, बोलते चलिए साथ में। उ उ ओ औ। देखो, आप जब इन चारों वर्णों का उच्चारण किए तो आपको ऐसा प्रतीत हुआ जैसा आपका होंठ गोल बन रहा है। जैसे इस लड़की को देखो, ठीक है, ये आप पिक्चर जो देख रहे हैं इसमें ये लड़की जो बोल रही है इसका होंठ ऐसे गोल होते हुए दिखाई दे रहा है। ये देख के ही पता चल रहा है कि ये ऊ बोल रही है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया भी है लेखापाल भर्ती परीक्षा 2018 में। चलिए, एक और स्वर होता है जिसको हम आगत स्वर बोलते हैं। ये हिंदी का स्वर नहीं है, ये विदेशी स्वर है। ठीक है, ये संस्कृत का स्वर नहीं है, क्योंकि हिंदी में जितने स्वर अपनाए गए हैं वो संस्कृत के हैं। ये मूल रूप से हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा का स्वर नहीं है। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को लिखने के लिए हमने इस स्वरों का निर्माण किया है। मतलब हमारे जो भाषा वैज्ञानिकों ने अंग्रेजी भाषा को जब हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो हमको कठिनाइयों का सामना ना हो करके हम एक नए वर्ण का निर्माण किए हैं। इसलिए इसको आगत स्वर कहते हैं। आगत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाहर से आया हुआ है। इसको ग्रहित स्वर भी बोलते हैं, इसको मेहमान स्वर भी बोलते हैं ना, इसको विकसित स्वर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका विकास किया गया है। इसके बारे में डिटेल में हम जब हम अयोगवाह पढ़ेंगे तब हम वहां अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अभी आप बस इतना जानो कि जो आगत स्वर है वो भी वृत्ताकार स्वर होते हैं। क्योंकि जैसे आप बोलो ऑल, बोलो ना ऑल, तो ऐसे लगेगा कि आपका होंठ गोल हो रहा है। ऐसे ऑल बोलोगे तो भी ऐसे लगेगा आपका होंठ गोल हो रहा है। ऑर्केस्ट्रा बोलोगे तब भी आपका ऐसा लगेगा कि आपका होंठ गोल हो रहा है। ठीक है, ऑल ओ ऐसे बोलो ना। और पूरा ऑर्केस्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं, अपने को तो इतने इससे मतलब है, वर्ण से मतलब है। ठीक है, स्वर से मतलब है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये जान लिया कि 4 स्वर ऐसे होते हैं ना, लघु उ, दीर्घ उ, ओ और औ। ये 4 स्वर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण करते हैं तो हमारा होंठ गोल होते हुए प्रतीत होता है। इन 4 स्वरों को छोड़कर जितने 7 स्वर बचे ना, 11-4 मतलब 7 स्वर बचे, सातों के साते स्वर अवृत्ताकार स्वर होते हैं। मतलब जिनको बोलते समय होंठ वृत्त के आकार में होंठ नहीं खुलते उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसे अवृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। 11-4 इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, बाकी जितना बचे ई ऋषि का री ए। ठीक है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये 4 याद करने की जरूरत है। और 11-4 कर दोगे तो 7 आपको ऐसी भी निकल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। देखिए, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के कुल 4 भेद होते हैं। समृद्ध स्वर मतलब बंद स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर मतलब आधा बंद स्वर, विवृत स्वर मतलब पूरा खुला स्वर, और अर्ध विवृत स्वर मतलब आधा खुला स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तालु किसे कहते हैं। देखिए, ये है हमारा दांत। ठीक है, ये है हमारा दांत, और दांत के ऊपर जो रहता है उसको हम बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, मसूड़ा, मसूड़ा को ही संस्कृत में मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, मसूड़े के बाद से शुरू हो जाता है उसे हम तालु कहते हैं, जो कि हमारे मुख का छत होता है। जीभ, जीभ का जब सामने वाला भाग तालु के सामने वाले भाग को आपस में स्पर्श कर ले, जीभ का सामने वाला भाग यदि तालु के सामने वाले भाग को स्पर्श कर ले तो मुंह बाहर से बंद प्रतीत होता है, उसे ही हम समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करने से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि मुंह बाहर से बंद है और जीभ का सामने वाला भाग और तालु के सामने वाला भाग आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो उन स्वरों को हम समृद्ध स्वर कहते हैं। अब देखते हैं विवृत स्वर। ठीक है, जब जीभ का पीछे वाला भाग तालु के पीछे वाले भाग को स्पर्श करता है तो मुंह बाहर से खुला हुआ प्रतीत होता है। उन स्वरों को हम कहते हैं विवृत स्वर। मतलब कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण हम करते हैं
तो मुंह बाहर से खुला हुआ प्रतीत होता है, उन स्वरों का हम विवृत स्वर कहते हैं। और जब जीभ का बीच वाला भाग तालु के बीच वाले भाग को आपस में स्पर्श करे, तो देखिए बाहर से ये आधा खुला है और पीछे से ये, अंदर से ये आधा बंद है, ठीक है। तो इसी को ही हम अर्ध अर्ध विवृत और अर्ध समृद्ध स्वर हम कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए समृद्ध स्वर मतलब बंद स्वर, इसके अंतर्गत आता है लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ और ऋषि का री, ठीक है। दोस्तों आप लोग इसको विशेष तौर पे आप इसको पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने देखा है कि यहां से मैक्सिमम स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइए। बस आपको इतना ही जानकारी रखना है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि जीभ को कहाँ टच कर रहा है, तालुक कहाँ टच कर रहा है, वो सब अपने को नहीं जानना है, अपने को केवल इतना ही पढ़ के जानना है। यही से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समृद्ध स्वर कौन सा है ना, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 ऑप्शन इनमें से कोई से एक दे देगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि आप दूसरे स्टूडेंट से 1 नंबर आगे रहो, ठीक है। और वही 1 नंबर सिलेक्शन दिलाता है, ये भी याद रखना। अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? जो आधा बंद होता है, ए और औ। विवृत स्वर क्या होते हैं? जो पूरा खुला होता है, आ, ठीक है। दोस्तों जब हम दीर्घ आ का प्रयोग करते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। जब कोई बच्चा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को उस बच्चे का मुंह खुलवाना होता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, बेटा आ बोलो, आ। तो बच्चा क्या करता है, पूरा मुंह खोल देता है, आ। तो जब हम आ का उपयोग करते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, ठीक है। अर्ध विवृत स्वर, आधा खुला स्वर, देखो ये यदि पूरा खुल रहा है तो ये इसका आधा हो गया, ठीक है। आ, ए और ओ, ठीक है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइए। एग्जाम में यही पूछेगा कि समृद्ध स्वर क्या होता है, अर्ध समृद्ध स्वर क्या होता है, विवृत स्वर क्या होता है और अर्ध विवृत स्वर क्या होता है, और ये आपको दिए रहेगा, इसको आपको पढ़ना है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जाति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। देखिए दोस्तों, जाति के आधार पर स्वरों के कुल 2 भेद होते हैं। एक होता है सजाती स्वर, दूसरा होता है विजाती स्वर। सजाती स्वर क्या होते हैं? वे संधि के स्वर समूह होते हैं, वे सजाती स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जब हम दीर्घ संधि बनाते हैं तो स्वरों का यूज करते हैं। देखिए ये है दीर्घ आ और ये है लघु आ। दीर्घ ई और लघु ई मैं अभी बताया भी था आपको कि जो ये दीर्घ उ बनता है, दीर्घ ई बनता है, वो लघु ई के मिलने से बनता है दीर्घ ई, लघु उ के आपस में मिलने से बनता है दीर्घ उ, और लघु आ के आपस में मिलने से बनता है दीर्घ आ, ठीक है। तो देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं बता रहा हूं। देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से ना निम्न में से सजाती स्वर को पहचानिए, ठीक है, या इनमें से सजाती स्वर कौन से हैं, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा। और आपके ऑप्शन में इस प्रकार से रहेंगे, ये दीर्घ, ये लघु आ, दीर्घ आ। सेकंड ऑप्शन आपका रहेगा लघु आ और ए। थर्ड ऑप्शन आपका रहेगा ई और उ, और फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा ए और ओ, ठीक है। तो बताइए आप आंसर क्या लगाएंगे? तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखिए ये दोनों जो स्वर हैं वो सेम जाति के हैं, एक ही जाति के स्वर हैं, इसीलिए ये दोनों स्वर सजाती स्वर हैं। और बाकी जो स्वर हैं ये अलग अलग जाति के स्वर हैं, इसीलिए ये विजाती स्वर है, ठीक है। समझ गए ना, ये सेम जाति के स्वर हैं जिनका यूज हम दीर्घ स्वर संधि के समय हम करते हैं, दोनों को मिला के बनाने में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं विजाती स्वर किसे कहते हैं। वे स्वर जो दीर्घ संधि के स्वर समूह नहीं है, वे विजाती स्वर कहलाते हैं, ठीक है। देखिए ए ओ औ, क्योंकि देखिए इनका जो निर्माण हो रहा है वो अलग अलग स्वरों से हो रहा है, ठीक है, और ये दीर्घ संधि के स्वर समूह भी नहीं है, इसलिए ये विजाती स्वर है, ठीक है। और हम ऋषि के री का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ऋषि का री का उपयोग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो दीर्घ री है उसका उपयोग हम हिंदी व्याकरण में नहीं करते हैं, इसीलिए दीर्घ ऋषि के री को हम सजाती और विजाती स्वरों के अंतर्गत नहीं रखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के प्रकार। देखिए दोस्तों, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के कुल 2 प्रकार होते हैं। एक होता है अनुनासिक स्वर और दूसरा होता है निर्नुनासिक स्वर। देखिए अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वरों के बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार में तब बताऊंगा जब हम अयोगवाह पढ़ेंगे।
इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आपको मिलेगा वो अयुग्मा का वीडियो मिलेगा, ठीक है। वहां मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी हमको बस इतना ही याद रखना है कि अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के कुल दो प्रकार होते हैं। एक होता है अनुनासिक स्वर और दूसरा होता है निम्नुनासिक स्वर। अच्छा, अनुनासिक स्वर कौन सा होता है? जो ये चंद्र बिंदु हम पढ़ते हैं इसे ही अनुनासिक स्वर कहते हैं। मतलब जिन भी स्वरों के ऊपर यदि हम चंद्र बिंदु लगा दें तो वो स्वर अनुनासिक स्वर कहलाता है, ठीक है, ठीक है। और जिन भी स्वरों के ऊपर यदि हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं वे निम्नुनासिक स्वर कहलाता है। जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ये जितने भी हम 11 स्वर पढ़े हैं ना, इन 11 स्वरों के ऊपर यदि चंद्र बिंदु हम नहीं लगाएंगे तो सारे के सारे 11 स्वर निम्नुनासिक स्वर कहलाएंगे। यदि हम उन्हीं 11 स्वरों के ऊपर लगा देते हैं तो वे ही स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक है। हम जब अयुग्मा में अनुनासिकता के आधार पे हम पढ़ेंगे, अनुनासिक को पढ़ेंगे, तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा इसी चीज को। चलिए दोस्तों, मैं इस कोर्स के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी दे देता हूं ना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र आधा मिनट के समय में आपको इस कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको इस कोर्स के माध्यम से पूरा वीडियो बना के दे दूंगा, हर एक टॉपिक का वीडियो बना के दूंगा आपको। वीडियो में मैं जितना भी चीज पढ़ाऊंगा नोट्स को ना, उसको नोट्स को मैं आपको फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स, ठीक है। हर एक टॉपिक का टेस्ट लूंगा, ठीक है। और टेस्ट में जो भी क्वेश्चन और आंसर आएंगे मैं सभी का वीडियो बना के मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। और वही एक्सप्लेनेशन के लिए जो मैं पीडीएफ बनाए रहूंगा वो पीडीएफ भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा मैं 2 ई बुक आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन आए होंगे ना। हिंदी के जितने भी एग्जाम हुए हैं छत्तीसगढ़ में और दूसरे राज्यों में भी जो हुए हैं उनके भी क्वेश्चन हैं विद एक्सप्लेनेशन आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट आता है तो हमारे पास चैटिंग ग्रुप भी हम बनाए हैं, उसके माध्यम से आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़कर लाइव डाउट क्लास करेंगे। तो आपका जो भी छोटा मोटा जो भी डाउट बचे रहेगा वो भी इस लाइव डाउट क्लास के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये कोर्स कहां से प्राप्त होगा? आपको ये कोर्स प्राप्त होगा मनोबल ऐप से, ठीक है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।